हाय, मैं चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। 5 व्हील पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। लोग रिलेशंस के प्रॉपर्टीज को नहीं सीखे थे, जहां लेक्चर 1 में हम लोग रिलेशंस को इंट्रोड्यूस किए थे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज देखेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वह है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के कितने टाइप है, साथ ही साथ इनवर्स रिलेशंस एंड प्रॉब्लम ऑन इट। इससे रिलेटेड इस पर जितने भी जिस टाइप के प्रॉब्लम होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस बना ले। फटाफट लाइक का बटन दबाएंगे, जैसे लाइक का बटन दबाएंगे आज का अटेंडेंस आपका हो जाएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। यहाँ हम रिवीजन से इसको लिंकिंग करेंगे। पिछले लेक्चर को यहाँ इस क्वेश्चंस के द्वारा कुछ लिंकिंग करते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर हम आगे की बातों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ दिया है, कह रहा है क्या कि A क्रॉस B देखेंगे। दो सेट्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमें क्या फाइंड करना है, सेट A को फाइंड करना है और साथ ही साथ सेट B को फाइंड करना है। तो कितना आसान है, आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। आपको कमेंट करना है कि सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आप बताओगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं बात किया था और वहाँ बताया था कि जब A क्रॉस B निकालेंगे तो इसके जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट वह फर्स्ट सेट का होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वह किस सेट का होगा, सेकंड सेट का होगा। तो आप बताओ फर्स्ट सेट क्या है, A है। तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो सेट A में होगा 1 और देखेंगे 1 3 टाइम्स है लेकिन एक ही बार यूज करेंगे। A जो है 3 टाइम्स है लेकिन इसे भी एक बार यूज करेंगे तो 1A हो जाएगा। सिमिलरली यदि सेट B की बात की जाए तो सेट B में क्या क्या होंगे, देखेंगे A B और क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ABC, इट मीन्स हम यहाँ फाइंड कर लिए कि सेट A क्या है, सेट B क्या है, उसमें कुल कितने कितने एलिमेंट्स है ना। आसान है या टफ है बताओगे, कमेंट करिएगा, बताएंगे कि क्या है, इजी लग रहा है कि या कहीं दिक्कत हो रही है आपको। इसके साथ साथ देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के A क्रॉस B में कुल कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट को फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक सीखा गया था, क्या फॉर्मूला था, किसी भी सेट के सबसेट को फाइंड करने के लिए 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना आसान। तो 2 to the power n का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो सेट दिया हुआ है A क्रॉस B, A क्रॉस B एक क्या है, सेट है जहाँ यहाँ दिया हुआ है। अब आप बताओ A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से 2 to the power 6 हो जाएगा और 2 to the power 6 का वैल्यू कितना होगा, कमेंट करिए, फटाफट बता दीजिए कितना होगा। तो 64 है ना आसान। तो यहाँ हम फाइंड कर लिए कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के कुल कितने सबसेट हैं, तो कितने होंगे 64। अब यहाँ मामला कुछ उसी तरह से है, कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में कुल कितने रिलेशन बनाए जाएंगे उसकी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो आप देखो सेट A के एलिमेंट्स को यदि हम m माने, सेट B के एलिमेंट्स को यदि हम n माने, तो इसके रिलेशंस की संख्या के लिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वह क्या था, 2 to the power mn, 2 to the power mn। अब आप बताओ इस सेट A में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट A में आपको मिल रहा है कि 2 एलिमेंट्स हैं। तो m का वैल्यू हमें 2 मिला। फिर बताओ n में कितने एलिमेंट्स है, तो n में एलिमेंट्स की संख्या, सॉरी सेट B में कुल कितने एलिमेंट्स हैं,
तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3 है, तो n का वैल्यू कितना मिला हमें, 3 मिला, है ना सा। अब आप बताओ m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो इसके रिलेशंस की संख्या कैसे हम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 2 to the power 2 into 3, इट मीन्स 2 to the power 6, और 2 to the power 6 का भी वैल्यू कितना होगा, 64 होगा। तो देखेंगे कितना आसान है, कितना मज़ेदार है। तो रिलेशंस थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ा सा पूरा फोकस करेंगे, मज़ा आने वाला है। बिकॉज आप जानते हैं जो रियल लाइफ का भी रिलेशंस होते हैं वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझना काफ़ी टेढ़ा होता है। इसीलिए यहाँ दिमाग लगाइए, आपके रियल लाइफ के जो रिलेशंस होंगे उसको भी समझने में हेल्प मिलेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर, जहां हम बारी बारी से एक एक रिलेशंस के टाइप्स को सीखेंगे और उसके कंडीशन प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, फर्स्ट रिलेशन का जो टाइप है, इसमें बात किया है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है क्या, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स सेल्फ से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। कितना आसान है, तो देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देख लें, a इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हो और r इज इक्वल टू दे दे ए बी बी सी सी और डी डी। तो आप बताओ इस रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे, तो इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। बिकॉज आप इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सेल्फ से रिलेटेड है। देखिए ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है, डी डी से रिलेटेड है ना। अब देखो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई पूछेगा क्या, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर सही है या गलत है। तो आप बताओ आर क्या है, आर कोई सेट है, आर क्या है, आर कोई सेट है। और जब इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स है, ये इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो आप बताओ 4 एलिमेंट्स है, तो चारों एलिमेंट्स, उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, ए है, और ए आर से आता है कि नहीं आता है। एलिमेंट्स जब किसी सेट से आता है तो उसके लिए हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। एक बात और सीख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, तो यह तो सही रहा, ए जो है वह सेट आर का एलिमेंट्स है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं कि A इज रिलेटेड टू A। अगर ऐसा लिख दिया जाए, इसका सेंस ये है कि A का रिलेशन A से है ना आसान। अगर वैसे इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, C इज रिलेटेड टू C। बोलिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, D इज रिलेटेड टू D। इट मीन्स इसका क्या सेंस है कि DD बिलोंग्स टू R। DD बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, यदि DD R से आता है तो उसे DRD यानी D इज रिलेटेड टू D लिख सकते हैं। और इस तरह से दिया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ और भी देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस में बात किया है, मेनली 3 जो टाइप्स है। इससे जेई में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कोई भी बोर्ड हो, CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में फर्स्ट जो टाइप दिया है वह क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ इसका जो कंडीशन है उसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्या, यदि इफ ए आर बी का सेंस मैं बताया था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन
क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। ए बिलोंग्स यानी कि हमें फर्स्ट एलिमेंट्स पर फोकस करना है कि फर्स्ट एलिमेंट्स किसी से भी रिलेटेड हो। इस रिलेशन में इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह किसी से भी रिलेटेड हो, मैटर नहीं है। लेकिन जहाँ यह एलिमेंट्स आ गया वह सेल्फ से रिलेटेड है कि नहीं है, यदि है तो फिर हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है। अगर वैसा नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पेशेंस रखेंगे, आप सब पेशेंस रखिए। मैं आगे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम याद हो जाएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इफ ए आर बी इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, देन ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। सेकेंड जो है सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक के बारे में बात किए थे, जो मैट्रिक्स पढ़े थे वहाँ भी हम लोग बात किए थे सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है सिमेट्रिक। कह रहा है इफ ए आर बी, if A is related to B, if A is related to B, then B is also related to A. It means AB belongs to R, then क्या होना चाहिए, BA belongs to R होना ही चाहिए। यानी A का रिलेशन B से हो तब B का रिलेशन भी A से होना चाहिए। अगर यह कंडीशन फुलफिल करे तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला जो कंडीशन है, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया। थर्ड वाला कह रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे, कह रहा है इफ, ध्यान रखेंगे, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यहां देखोगे क्या बोला है, ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, then AC belongs to R होना चाहिए। यहाँ देखेंगे पेयर लग गया है, इसका सेकेंड कंपोनेंट इधर वाला का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो गया है। तो क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट इसका लास्ट रिलेशन में होने चाहिए। अगर हो जाए तो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव, अगर नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। आगे देखेंगे, आगे के टॉपिक से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर मजा आएगा। कह रहा है R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज कंग्रुएंट टू T2। अब T1 T2 क्या है, वेयर T1 T2 रिप्रेजेंट ट्रायंगल्स, जहां T1 और T2 ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात ऐसी है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इट मीन्स T1 जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के कॉन्ग्रुएंट्स है। तो अब यह किस तरह के रिलेशंस होंगे आप बताओगे, बात करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आप बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो सोचिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अब हम मान लेते हैं कि देखेंगे T1 कोई ट्रायंगल हम लेते हैं। अब जो T1 ट्रायंगल है, कोई भी इस प्लेन पर, इस आपके स्क्रीन पर जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएंगे, अगर उसके किसी एक, उसमें से किसी एक का नाम यदि T1 रख दिया जाए तो आप बताइए वह सेल्फ के सिमिलर होगा कि नहीं, सेल्फ के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, सो क्या होगा, T1 बिलोंग्स टू R। सो हम लिख सकते हैं हैंस R इज कैसा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया क्या, नहीं आया, हमको लग रहा है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इस प्लेन पर जितने भी ट्रायंगल आप बनाओगे, सोचिए कोई भी ट्रायंगल, उसमें से किसी एक को आप ले लो और वह ट्रायंगल सेल्फ के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली सेल्फ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऐसे में उस T1 का रिलेशन T1 से हो जाएगा, सो हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, किसकी बात करनी है हमें, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सिमेट्रिक कब होगा, जब हम यहाँ कंडीशन ऐसा है कि T1 और T2 बिलोंग्स टू R है। इट मीन्स T1 का रिलेशन T2 से है। T1 का रिलेशन किससे है, T2 से है। तो आप बताइए, जब T1 का रिलेशन T2 से है तो इसका क्या शर्त है, यह कब T1 इज रिलेटेड टू T2 होगा, जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। T1 शर्त यह दिया हुआ है, यह हम सेल्फ खुद से नहीं ले रहे हैं, यह दिया हुआ है। तो ऐसे इस कंडीशन के बेस पर हम क्या लिखेंगे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, देन क्या हो जाएगा, T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगेन क्या हो जाएगा, जब T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, देन हम क्या लिख सकते हैं, T2 T1 बिलोंग्स टू R। सो आप देखो हम क्या लिए थे क्या बताएंगे आप, लिए थे यहाँ T1 T2, आ गया क्या T2 T1। तो यह सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, यह आसान है कि नहीं है, बताओ। सिमेट्रिक रिलेशन के कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं। A का रिलेशन B से दिया हो तो हमें क्या दिखा देना, B का रिलेशन भी A से है। यदि इस प्रॉपर्टीज को पूरा करे तो वह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आप यहाँ देखो यह सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वह सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो करता है। थर्ड नंबर को देखेंगे आप, यहाँ इसके लिए क्या शर्त है कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C होना चाहिए। तो देखोगे यहाँ हम मानते हैं क्या है, T1 और T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। देखोगे T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका क्या सेंस रहा, इसके सेंस को आप बताओगे, फटाफट बताओ, कमेंट करो कि इसका सेंस है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड देखोगे T2 T3 बिलोंग्स टू R है। इसका क्या सेंस है, T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। देखेंगे T1 T2, यदि T1 T2 से रिलेटेड है तो क्या होगा, T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, एंड देखेंगे T2 T3 से रिलेटेड है तो इसका सेंस है कि T2 जो है कॉन्ग्रुएंट है T3 के। आप बताओ, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से हमें क्या मिला है, T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T2 T3, T1 T2 के, T2 T3 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 डायरेक्ट T3 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। सो हम लिख सकते हैं क्या, T1 और T3 बिलोंग्स टू R। सो R इज ऑल्सो, देखोगे रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गए। हुआ, कितना आसान है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां मैं आपसे एक चैलेंज, आपके लिए चैलेंज होगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें आप। कह रहा है क्या, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2। यह इस R में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि यह कौन कौन से रिलेशन है, किस किस तरह के रिलेशंस को फॉलो करता है। तो आप बताओ, यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा,
रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ए 1 है, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ है। 2 दिया है तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए जो यहाँ है। 3 दिया है, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, 3 का रिलेशन 3 से है। फिर यहाँ 1 दिया है तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ है। यहाँ 3 फर्स्ट कंपोनेंट है। हमें कहाँ देखना है? फर्स्ट कंपोनेंट को देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। किसको देखना? हमें फर्स्ट कंपोनेंट को देखना है। और फर्स्ट कंपोनेंट जो भी एलिमेंट्स जो होगा उसका सेल्फ से रिलेशन है कि नहीं? तो आप बताओ जहाँ भी फर्स्ट कंपोनेंट है वहाँ सेल्फ से उसका रिलेशन है। 3 का 3 से रिलेशन है, 1 आया है तो 1 का 1 से रिलेशन है, और फिर देखें 2 आया है तो 2 का 2 से रिलेशन है। सो हम कहेंगे कि यह जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? तो यह रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो देखेंगे दूसरा जो कंडीशन है वह क्या हमें देखना है? सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम सीखे हैं कि ए का रिलेशन यदि बी से हो देन बी का रिलेशन किससे होने चाहिए? ए से होने चाहिए। आप बताओ 1 का रिलेशन यहाँ ये चीज़ देखना है, इस पूरे रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है उसके सभी एलिमेंट्स का कंडीशन इसको पूरा होना चाहिए। अगर किसी एक एलिमेंट्स का भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो इस कंडीशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप बताओ यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ आप देखो कितना आसान है। यहाँ 1 3 सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर है। 1 3 कहाँ से आता है? आर से आता है। बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बताओ 1 3 तो इसमें है लेकिन 3 1 इसमें है क्या? नहीं है। है तो आप बताओ इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं कर रहा। ए का रिलेशन बी से होना चाहिए तो बी का भी ए से होना चाहिए। और यहाँ देखो 1 का 3 से है लेकिन 3 का 1 से नहीं है, इसीलिए हम इसे सिमेट्रिक नहीं मानेंगे। यह रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। है ना आसान? अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कंडीशन ट्रांजिटिव। क्या हमें चेक करना है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त है? शर्त बताओगे? ए का रिलेशन बी से हो, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, देन यहाँ जोड़ा लग जाए, देखेंगे कनेक्शन बन जाए, बी के द्वारा लिंकिंग हो जाए तो ए का सी से होना चाहिए। यह किसका? मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर मिल जाए तो इसका लिंकिंग, इस ए का लिंक किससे होना चाहिए? सी से होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मीडिएटर फेल हो जाएंगे। इट मीन्स ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आप देखो तो क्या होगा? यहाँ शर्त लिख दीजिए, ए सी भी कहाँ से होने चाहिए? आर से होने चाहिए। आप बताओ यहाँ क्या मिला? 1 3 तो है। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है? इस रिलेशन में 1 3 है। और देखो 3 2 भी है, 3 2 भी आर में है। अब यहाँ लिंकिंग तो हो जा रहा है। लिंकिंग देखो कितना इजीली, आसानी से। यहाँ 3 का लिंक 3 से हो जा रहा है, लेकिन अब 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अब 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? तो 2 से होना चाहिए। तो इसका सेंस क्या है? 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करिए। होना चाहिए। और देखेंगे 1 2 इसमें है क्या? कहीं 1 2 पूरा देखने के बाद कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप बताओ यह जो ट्रांजिटिव है इसके भी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो यह भी ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो यह जो रिलेशन रहा कौन रहा? रिफ्लेक्सिव रहा, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं रहा। अब देखेंगे यहाँ जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यह काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है
अच्छे मतलब कि टीचर लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। आप बताओ, यह रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज 1 यूज में आया है लेकिन 1 नहीं है। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। 1 3 तो आर से आता है लेकिन 3 1 आर से नहीं आता है, इसीलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात करो ट्रांजिटिव की। सोचो, आपके लिए थोड़ा समय दे रहे हैं, सोचिए कि यह ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसका सही कमेंट देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका जो लाइफ का जो रिलेशन का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको भी हैंडल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। क्या यह ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होगा, देखेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको, आप इस पर अपना प्रतिक्रिया दें, अपना कमेंट दें। तो सोचिए, आप सोच रहे हो कि इसका जो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है कि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, देन ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। होना चाहिए ना, यहाँ कंडीशन दिया है, इफ ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, देन ए का सी से। तो सोचिए क्या होगा, बहुत गड़बड़ है। हम क्या करते हैं ना, अपने दिमाग का यूज़ आवश्यकता से कहीं अधिक भी लगा देते हैं, कहीं कहीं दिमाग का यूज़ आवश्यकता से अधिक। यहाँ देखिएगा, जो कंडीशन दिया हुआ था, यहाँ इसमें यह बात बोली गई थी कि इफ, यदि, समझे बात, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यानी कि जहां जोड़ा लगे, जहां मीडिएटर मिले, तहां, अगर मीडिएटर नहीं मिलता है, यहाँ इसका पेयर नहीं बनता है, तो भी हम उसे मानेंगे। ये थोड़े कहा है कि नहीं होगा, ये तो बोला है यदि ऐसा यह भी हो और यह भी हो तब यह होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके लिए थोड़े बोला है कि नहीं है तो नहीं होगा, नहीं है तो होगा। आप देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ 1 3 है लेकिन 3 से कहीं स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं एलिमेंट्स। यहाँ 2 5 है लेकिन 5 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट्स है नहीं। तो ऐसे में हम ऐसे रिलेशंस को क्या मानते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या बोला है देखेंगे, बहुत शानदार, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, आपके आपसी फैमिली का रिलेशंस है, और इस रिलेशंस पर हम कंडीशंस को लगाएंगे और देखेंगे कि यह जो देखेंगे, इसमें मेनली आपको एक चीज़ चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर होगा तो हमें क्या करना है, अगर होगा तो T, अगर होगा तो T, और नहीं हो तो F, नहीं हो तो F। उसी तरह यहाँ भी होगा तो T और F का यूज करना है। अगर होगा तो T और नहीं हो तो F का प्रयोग करना है। बोला है A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है B का भाई है। तो आप बताओ, A जो है B का भाई है, यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अगर मान लो राम कोई लड़का है तो राम का भाई होगा, कोई व्यक्ति सेल्फ खुद का भाई होगा, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। यानी कि हम राम की बात करें, अगर ए का बात करें तो ए का संबंध ए से होगा, नहीं होगा, बिकॉज ए जो है सेल्फ खुद का भाई नहीं हो सकता है। सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम क्या बोलेंगे, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वह क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, गलत हो रहा है, इट मीन्स फॉल्स। अगेन देखोगे, सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखेंगे। यानी कि यदि ए जो है बी का भाई है, ए बी बिलोंग्स टू आर,
आप बताओ। ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए जो है बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है? बी का भाई है। तो बताओ हमें क्या होना चाहिए? बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू आर तो होना चाहिए, तो होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए, थोड़ा सा बताइए, कमेंट करिएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? तो सोच रहे हो कि यदि ए बी का भाई है तो यहाँ सिंपली सी ये भी दिख रहा होगा कि बी ए का भाई होगा, है ना? यही चीज़ दिख रहा होगा, काफ़ी आसान है ना? ए यदि बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। लेकिन आप सोचिए, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके सोचिए, व्यापक स्तर पर सोचेंगे तो यहाँ अगर ए लड़का हो, ए क्या हो? बॉयज़ हो, और ए क्या है? बी जो है गर्ल्स हो, तभी तो यह कंडीशन पूरा होगा। यह जो पहला लड़का ए है बी का भाई हो सकता है। अगर इसको उल्टा किया जाए तो जो बी है यानी कि जो गर्ल्स है इस ए का भाई हो सकती है क्या? नहीं ना हो सकती है। तो यहाँ भाई और बहन का संबंध के बीच यह जो कंडीशन है सभी के लिए है, न कि केवल मेल पर्सन के लिए नहीं है, यह फीमेल के लिए भी तो एप्लीकेबल है। ए यदि बी का भाई है तो बी गर्ल्स भी तो हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है। सो हम क्या बोलेंगे? यह भी सिमेट्रिक नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा? फॉल्स। अब कमेंट तो आप कर सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बता दो अभी भी कमेंट। लेकिन जब तक तीसरा कंडीशन हम देखेंगे नहीं तब तक इसको क्लियर कर पाना मुश्किल है। आप देखो तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन को हम ऐसे देखेंगे, यदि ए का संबंध ए इज रिलेटेड टू बी है एंड बी इज रिलेटेड टू सी है, देन क्या होना चाहिए? ए इज रिलेटेड टू देन ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब आप सोचो, बताओ यहाँ ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का, और यहाँ क्या बोला है? बी जो है सी का भाई है। तो ए जो है सी का भाई होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे होगा। आप सोचो, हम बी को, यह जो बी है इसको मैं आपको, अगर आप स्टूडेंट मेल स्टूडेंट हो, अगर बॉयज़ हो तो हम इसका नाम रख लेते हैं, मान लें कि यह बी जो है एक राम नाम का लड़का है। आप बताओ यदि राम है तो क्या होगा? यदि ए बी का भाई है इट मीन्स यह जो ए है यह भी कोई बॉयज़ होगा कि नहीं होगा? और बी क्या है? कोई बॉय है, तो यहाँ ए भी क्या होगा? बॉय होगा। और सिंपली सी आप देखो यहाँ भी क्या होगा? बी भी बॉय है। अब यहाँ सी या तो बॉय भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकती है ना? तो बॉय भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, आगे जब बढ़ोगे तो क्या होना चाहिए? यानी यह क्लियर हो गया कि जो ए है वह बॉय है तो भाई होगा, और साथ ही साथ यहाँ जो सी है वह बॉय हो या गर्ल्स हो। तो सोचिए, अगर कोई लड़का किसी लड़का का भी भाई होगा या कोई लड़का किसी लड़की का भी भाई हो सकता है, तो इन दिस केस ए जो है सी का भाई डेफिनेटली होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी बॉय है। तो बॉय है तो हम क्या लिखेंगे? ए जो है सी का भाई होगा, ब्रदर होगा। तो ऐसे में हमें क्या मिला? ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से, देन सी का संबंध ए का संबंध सी से हो गया। तो इन दिस केस, इस कंडीशन के हिसाब से इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोलेंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हमें क्या मिला? कौन सा ऑप्शन देखोगे? एफ एफ टी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ई सही है।
ये सही हुआ। अब आगे देखेंगे, सिंपली सा एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है यह बोल रहा R इज इक्वल टू, देखोगे कितना शानदार क्वेश्चन है, ए बी, ए का रिलेशन बी से तभी होगा जब a इज डिविजिबल बाई, यहाँ बाई का थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ, a इज डिविजिबल बाई b, a जो है b से डिविजिबल है, a किससे डिविजिबल है तो b से डिविजिबल है। तो आप बताओ यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने का शर्त क्या है आप बताओ। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सेल्फ से डिविजिबल है। तो बताओ कोई नंबर a जो है सेल्फ a से डिविजिबल है कि नहीं है डेफिनेटली है। तो a बिलोंग्स टू r हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस r से आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो r क्या हुआ, यह रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे पिछला क्वेश्चन में आप सोच रहे हो, पिछला क्वेश्चन जो था यहाँ जो कोई व्यक्ति है खुद का भाई नहीं हो सकता, तो वहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं था। लेकिन कोई भी नंबर जैसे 10 ले लें तो 10 से डिविजिबल है, 5 जो है 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। सो यह क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे देखो जो सेकंड क्वेश्चन, क्या यह सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ जब कभी भी रिलेशंस को आप देख रहे हो और उसमें हम कंडीशंस को लगा रहे हो, तो वह जो कंडीशन है सभी के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर के लिए हो जाए और कुछ के लिए नहीं हो, तो वह उस कंडीशन को पूर्ति नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए उस कंडीशन को वह कंडीशन उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यह बात को ऐसे समझिए, जैसे बहुत सारा ऐसा नंबर है, जैसे 2, यहाँ हम ले लेते हैं 8 का रिलेशन 4 से होगा कि नहीं होगा, 8 का रिलेशन 4 से हो जाएगा। क्यों होगा बताओ, 8 इज डिविजिबल बाई 4, 8 इज डिविजिबल बाई 4, 8 इजिली डिवाइड कर सकते हैं 4 से। देन क्या होगा बताओ, बट 4 क्या, 4 8 से डिविजिबल है। सो 4 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखेंगे 8 का रिलेशन तो 4 से हो गया, लेकिन 4 का रिलेशन 8 से नहीं हुआ। सो हम कहेंगे कि यह जो दूसरा कंडीशन इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन है वह नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। ए वाला तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं, तीसरा आप बताओ, कोई भी नंबर जैसे मान लें 16 ले लें, 16 का रिलेशन 8 से हो जाएगा। क्यों होगा, यदि 16 8 से डिविजिबल है तो 16 का रिलेशन 8 से हो जाएगा, और यहाँ है भी तो हम ले लेंगे। और देखेंगे 8 जो है 4 से डिविजिबल है। तो आप देखो यदि 16 8 से डिविजिबल है और क्या 8 4 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली जो 16 होगा वह 4 से डिविजिबल होगा। और यह केवल 16 8 और 4 के लिए ही नहीं, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के लिए है अप्लीकेबल है। सो हम कहेंगे क्या 16 इज डिविजिबल बाई 4। सो 16 4 बिलोंग्स टू आर। सो R इज, यहाँ जो R होगा वह कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव होगा तो आप बताओ इसका जो ट्रूथ वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, ट्रू T, इसका क्या हुआ फॉल्स, और यह क्या हुआ ट्रू। तो TFT आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, नॉन ऑफ दिस। अब आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी काफी मजेदार है। कह रहा है क्या, ए बी सच दैट, आर जो कंडीशन लगाया है ए बी सच दैट ए इज कजन ऑफ बी। ए जो है बी के कजन है, यह भी आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताओ कोई व्यक्ति, कोई पर्सन सेल्फ का, बताओ ए कोई व्यक्ति है तो वह क्या अपना सेल्फ का कजन होगा, बताओ कजन होगा क्या सेल्फ का, तो यह नहीं होगा, इट मीन्स गलत। यानी कि हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो
सिमेट्रिक होगा क्या? तो देखें, अगर A जो है B का कॉजन है, दिया हुआ है A जो है B का कॉजन है, तो डेफिनेटली B भी A का कॉजन होगा। A का कॉजन होगा कि नहीं? इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। और थर्ड कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि A जो है रिलेटेड है B से, और फिर क्या बोला है, B भी है, B जो है C से रिलेटेड है, इट मीन्स A और B एक कॉजन है किसका? B का। और इसका क्या सेंस है? B कॉजन है C का। तो सोचिए, A कॉजन है B का और B कॉजन है C का, तो क्या A जो है C का कॉजन होगा? A जो है C का कॉजन होगा? आप कमेंट करिए। बहुत ही शानदार खतरनाक क्वेश्चन है। तो जनरली आपको दिख रहा होगा A कॉजन है B का और B कॉजन है C का। सोचिए, B को आप खुद मान लो, आप सेल्फ को ले लो, B इट मीन्स आप सेल्फ ले लो, और इस A को आप चचेरा भाई ले लो। किसका लड़का? चाचा का लड़का। ठीक है। और यहाँ देखेंगे C को आप अपने मामा के लड़के को ले लो। ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ B तो आप हो, B यहाँ आप हो, और देखो B यहाँ आप हो, और B और A के बीच क्या रिलेशन है? A जो है आपके चाचा का लड़का है, और B यहाँ जो C है आपके मामा का लड़का है। तो आपका रिलेशन तो इस A से भी हो गया और इस C से भी हो गया। लेकिन आप सोचिए, क्या A का रिलेशन यानी चाचा का लड़का का रिलेशन मामा के लड़का से होगा? चाचा के लड़का का रिलेशन मामा का लड़का से होगा? तो आप यह सोच सकते हो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि चाचा का जो लड़का है मामा के लड़का को जानता तक भी नहीं है, तो कैसे रिलेशन मानेंगे? तो ऐसे में यह कॉजन्स नहीं हुए, और हम क्या बोलेंगे? ए बी का कॉजन्स नहीं होगा। इट मीन्स AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। और ऐसे में इसका ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, पहला का ट्रूथ वैल्यू F हुआ, इसका ट्रूथ वैल्यू T हुआ, और इसका क्या हो गया? इसका भी F हो गया। तो हमें क्या मिला? FTF। आप देखो FTF इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है C ऑप्शन क्या हो गए? सही हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और बात करेंगे। यहाँ बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन, काफ़ी शानदार है, यह काम का भी है और हमेशा पूछता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कभी इसको इक्विवेलेंट नहीं बोलना, इक्विवेलेंस होता है। तो इसका कंडीशन को ध्यान रखना कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को फुलफिल करे, इट मीन्स जब कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, साथ ही साथ वह रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, क्या हो? सिमेट्रिक भी हो, और साथ ही साथ वह ट्रांजिटिव भी हो, क्या हो? ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो। देन तीनों यदि हो, एक भी ऐसा नहीं हो कि नहीं हो, मतलब तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, तब वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तब वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोलेंगे। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव नहीं हो, तब तब उसे इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। तीनों में से यदि कोई एक का भी कंडीशन नहीं पूरा करे तो वह इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस यदि होगा तो इसके तीनों कंडीशन को पूरा करेगा। तीनों का कंडीशन तो आप पढ़ ही चुके हो। जब खुद का संबंध खुद से हो तो रिफ्लेक्सिव, ए का बी से हो तब बी का ए से होना चाहिए। तीसरा है ए का यदि बी से हो, बी का सी से हो, देन ए का सी से होना चाहिए। अब नेक्स्ट पर बात करेंगे
इज आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस। तो आइडेंटिटी रिलेशन पर हम बात किए थे, मान लो R इज इक्वल टू क्या दे दे 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो बताइए क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है? यह आइडेंटिटी रिलेशन तो है, डेफिनेटली है, बिकॉज सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन हो रहा है तो आइडेंटिटी है। तो बताइए आइडेंटिटी है तो यह इक्विवेलेंस है क्या? तो देख लेते हैं यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आप बताओ यस और नो में कमेंट करो फटाफट। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स इसमें है वह क्या है, ए कोई भी एलिमेंट्स इसका हम लेते हैं वह सेल्फ से रिलेटेड है, सेल्फ से रिलेटेड है, सो हम कहेंगे क्या कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव। अब देखो दूसरा जो कंडीशन है क्या, वह सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, यदि ए का रिलेशन बी से हो देन बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो आप बताओ 1 का 1 से है तो इसका अगर रिवर्स करोगे तो 1 1 ही होगा, 2 का 2 से है तो 2 2 ही होगा, 3 का 3 से है तो 3 3 ही होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि यह सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तीसरा जो कंडीशन है किसका है, तो वह है ट्रांजिटिव का, किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए का बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, देन ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। अब बताओ यदि यह शर्त कहीं दिखे, यह ऑर्डर्ड मिले तब ना, अगर नहीं मिले तो हम क्या मानते हैं, उसे ट्रांजिटिव मानते हैं। आप बताओ यहाँ 1 1 है, कहीं लिंक होगा क्या, यहाँ भी लिंक नहीं हो रहा, यहाँ भी लिंक नहीं हो रहा, आगे भी 3, यहाँ आगे तो मान लो कि 4 4 होगा तो 3 का 4 से कभी भी लिंकिंग होगा नहीं, इसमें मीडिएटर मिल ही नहीं रहे हैं। तो इन दिस सेंस इस कंडीशंस को हम पूरा ही नहीं कर रहा है, जब नहीं पूरा करेगा तो यह कंडीशन अप्लीकेबल है ही नहीं, और अब अप्लीकेबल नहीं है तो अब क्या मानेंगे, यह क्या मानेंगे, यह ट्रांजिटिव है। बताए थे ना कि यदि ए का बी से हो और बी का सी से हो तब ए का सी से होना चाहिए, यदि यही नहीं मिले तो फिर इसका अस्तित्व ही नहीं बचता है, और ऐसे में हम क्या मानेंगे, वह रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आप बताओ यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब तीनों कंडीशन को पूरा करे उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़े हैं अभी, उससे वैसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस यस, आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एक और है आपके सामने, कह रहा है क्या, फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में बात कर रहा है, रियल नंबर के सेट आर पर बात कर रहा है, और जो रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू बोला है क्या, ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए क्या है, बी से छोटा या बी के बराबर है। तो सोचिए यह रिफ्लेक्सिव है क्या, इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसको चेक कर लेते हैं। चलिए क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले हमें क्या चेक करना होगा कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आप बताओ कोई भी रियल नंबर लेंगे, इफ x belongs to R then x देन क्या हो जाएगा, आप बताओ, x इज लेस देन और इक्वल टू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि x कोई रियल नंबर से नंबर को हम लिए हैं
तो वह जो नंबर है सेल्फ से छोटा नहीं या तो बराबर। इसका सेंस क्या जानते हैं? इसका सेंस है कि x का जो वैल्यू है x से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो छोटा तो नहीं लेकिन बराबर को तो पूरा करता है। तो x यह कंडीशन क्या हुआ? सही हुआ। सो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी x के लिए यह क्या है? सुटेबल है। सो हम क्या कहेंगे? r जो रिलेशन है वह कैसा रिलेशन है? r रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगेन अब बात कर लेते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करें तो बताओ। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं 5 और 7 दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो देखो 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, सही है। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7 है, बताइए। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7 है, बट क्या 7 इसको ऐसे लिखा जा सकता है? तो यह तो गलत हो जाएगा। गलत होगा तो आप बताओ। 5 का रिलेशन तो 7 से हो जाएगा लेकिन 7 का रिलेशन 5 से नहीं होगा। तो देखेंगे हम क्या लिखेंगे? 5 7 बिलोंग्स टू r बट 7 5 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो r इज नॉट सिमेट्रिक। यह सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आप बता दो यह सिमेट्रिक नहीं हुआ तो तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव के लिए हम 3 नंबर लेंगे। 3 नंबर कौन कौन सा लेते हैं? जैसे 5, अब बताओ 5 इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन और इक्वल टू 12। बताओ 5 क्या है? किसी भी नंबर के लिए 5 यदि 7 से छोटा बराबर है, 7 जो है 12 से 12 से छोटा या इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हम इजीली लिख सकते हैं कि जो 5 है इधर वाला जो नंबर है वह डेफिनेटली इस लास्ट वाले नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो हम 5 इज लेस देन और इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। सो आप बताओ इस किसके कंडीशन को पूरा करता है? ट्रांजिटिव के कंडीशन को पूरा करता है। तो यह ट्रांजिटिव तो है, ये वाला नहीं है। आप बताओ रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, तो क्या इसे इक्विवेलेंस बोला जाएगा? आप कमेंट करके बताओगे क्या इक्विवेलेंस होगा? तो नहीं होगा। अगेन हम बात कर लेते हैं डोमेन रेंज पर। थोड़ा सा बहुत काम का चीज़ है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज? देखेंगे इसी डोमेन को, डोमेन का दूसरा नाम है प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और इस रेंज को क्या बोलते हैं? इमेज। तो ध्यान में रखेंगे, काम आसान हो जाएगा। डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज और रेंज को इमेज। अब यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ जो कंडीशन ए है, यहाँ ए लिख देते हैं। ए में क्या क्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ क्या दिया है? इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ जो बी सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? ए बी सी डी ई एफ। क्या क्या है? ए बी सी डी ई और एफ है। आप बताओ इसके बीच एक रिलेशन आर बना हुआ है, जिस आर के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ जो आर रिलेशन है वह किसका किससे रिलेशन है? थोड़ा आप मुझे बताओगे। 1 का रिलेशन ए से है, 1 का ए से। फिर देखेंगे 3 का बी से है, 3 का बी से है। और देखेंगे 3 का डी से भी है, 3 का डी से भी है। साथ ही साथ 4 का ई से, 4 का ई से हम ले लिए। और 4 का एफ से भी है, 4 का एफ से है। आप बताओ, मुझे बताओ कि इसका डोमेन कौन कौन सा होगा? डोमेन को ही हम प्री इमेज बोलते हैं। तो देखेंगे इस डोमेन ऑफ आर, इसके लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर इट मीन्स यहाँ सेट ए के उन सभी एलिमेंट्स को हमें इसमें शामिल करना। ध्यान से सुनेंगे, डोमेन ऑफ आर या इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज। आप यहाँ ध्यान रखना, इसे ही क्या बोलते हैं? प्री इमेज। तो इस सेट ए के
उन एलिमेंट्स को हमें इसमें इंक्लूड करना है जो या किसी न किसी से रिलेटेड है। तो आप बताओ 1 जो है किसी से रिलेटेड है क्या? 1 डेफिनेटली रिलेटेड है, तो यह इसके डोमेन में आ जाएगा, यानी इसमें 1 लेंगे। फिर देखेंगे 2 रिलेटेड है, तो 2 रिलेटेड नहीं है तो 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे। 3 रिलेटेड है तो हम इसमें 3 ले लेंगे। और देखोगे 3 रिलेटेड है और साथ ही साथ 4 भी रिलेटेड है तो 4 को भी ले लेंगे। बाकी कोई रिलेटेड नहीं है, जैसे 2 और 5 रिलेटेड नहीं है, सो इसके डोमेन में नहीं आएगा। इससे ही हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे, इसे ही बोलेंगे प्री इमेज। अब हम बात कर लेते हैं कोडोमेन पर। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन किसको बोलते हैं? कोडोमेन देखेंगे यह जो जिस सेट से देखेंगे, इस जो सेट बी है ना, इस सेट बी को ही हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। अब बात है रेंज या इमेज। रेंज या इमेज, तो रेंज किसको बोलेंगे? रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर। अब इसके रेंज किसको किसको बोलेंगे? तो देखेंगे यहाँ जिस डोमेन का, इस सेट ए के जिस एलिमेंट्स का रिलेशन इस बी के जिस एलिमेंट से हुआ हो, जिस एलिमेंट से रिलेशन हो गया है, उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। उस एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? इस रिलेशन का रेंज बोलेंगे। तो रेंज क्या क्या हो जाएगा बताओगे? ए बी, देखेंगे सी नहीं होगा बिकॉज यह सी किसी से रिलेटेड नहीं है। साथ ही साथ डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा। तो इस तरह से रेंज ऑफ आर आपके सामने है। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं? इमेज भी बोलते हैं। इसे इमेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशंस आर का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, जैसे देखोगे r इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, इसके इन्वर्स को हम r इन्वर्स से डिनोट करेंगे। अब यहाँ r इन्वर्स का सेंस आप 1/r नहीं लगा लेना। r इन्वर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इस रिलेशंस के डोमेन और रेंज को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप बताओ इस रिलेशन आर के, जैसे इसमें भी हम थोड़ा सा बात और कर लें, तो यहाँ जो आर है ना, इस आर में 1 3 3 4 4 यानी 1 3 4 क्या हुआ? डोमेन हुआ। यानी रिलेशन में जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वह डोमेन होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वह क्या होता है? रेंज होता है। तो रेंज होता है, देखोगे डोमेन में 1 3 4 यानी फर्स्ट कंपोनेंट को लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और रेंज में सेकंड कंपोनेंट को लिए हैं। तो आप बताओ यहाँ हम वही काम करेंगे कि इसका जो डोमेन और रेंज है इसको इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो बताओ यह जो R इन्वर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब इसे लिखा जाए तो यह 2 3 है, किस में बदल जाएगा? 3 2 में बदल जाएगा। 4 5 है, 4 5 है तो वह किस में बदल जाएगा? 5 4 में बदल जाएगा। 7 5 फिर क्या हो जाएगा? 9 6 में बदल जाएगा। इस तरह से यहाँ हमें क्या मिलता है? R इन्वर्स मिलता है। अब हमें दीजिए विदा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें। धन्यवाद। जय हिंद।